सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने लिया है मोशन अंडर ग्रेविटी से। बिल्कुल सर। आपको याद होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चों हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए थे उसमें एक बार में एक ही पार्टिकल मूविंग स्टेट में था, तो हम लोग वहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन सिंपली उस पार्टिकल के लिए लगा रहे थे। पर जैसा कि इस क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा हुआ है, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सबसे पहला वर्ड बच्चों जो नोटिस करना है साइमल्टेनियसली, दैट मींस वी कैन अप्लाई रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ए वर्टिकली अपवर्ड्स, ए जो है वो उसको वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट किया है विद द स्पीड ऑफ 20 फ्रॉम ग्राउंड। तो बच्चों ये इस डायग्राम में हम लोगों ने ग्राउंड लेवल कंसीडर कर लिया, ये ग्राउंड लेवल है। और बच्चे ए को हम लोगों ने जब ऊपर फेंका है तो स्पीड कितनी है 20। दूसरा लिखा हुआ है बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बच्चों इसको हमने डाउनवर्ड और इसको हमने अपवर्ड स्टार्ट किया है। यहां लिख देता हूं बच्चों कि ये अपवर्ड स्टार्ट हुआ है और ये कहां स्टार्ट हुआ है, डाउनवर्ड। और फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड, बच्चों ये हाइट हमें जो दी गई है वो कितनी दी गई है 40 मीटर विद द सेम स्पीड। मतलब इसकी भी स्पीड अगर 20 अपवर्ड थी तो बी की भी स्पीड क्या है 20 डाउनवर्ड्स। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग हो गई है। बिल्कुल अलोंग द सेम लाइन, मतलब ये एक ही लाइन पर मूव कर रहे हैं। Then at which point will the balls collide? किस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और किस पॉइंट पर कोलाइड करेंगी, बच्चों ये दोनों निकाला जा सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बच्चों बेसिक्स आपको क्लियर कर दूं, ये ए और बी किसी भी डायरेक्शन में मोशन क्यों नहीं कर रही होती, इनका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी डाउनवर्ड्स, यानी कि ये दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी के केस है। तो बच्चों मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं और ये हो गया अपना वेक्टर साइन। दूसरा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये भी हो गया माइनस जी। माइनस क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों किसी को भी ऑब्जर्वर बना दो, ए को या बी को, जो अपनी मर्जी, आंसर दोनों से ही सेम आने हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी डायरेक्शंस की बात नहीं की गई, मैग्नीट्यूड निकालना है। एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन किसी को भी ऑब्जर्वर बना दे, आंसर सेम ही आएगा। किसको बनाए बच्चों, किसको बताओ, ए या बी, किसको चलाएं? सर एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ए को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। तो बच्चों ए को अगर ऑब्जर्वर मान लिया तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए। तो सॉल्व करें बच्चों, माइनस जी और दूसरा भी है माइनस जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, सो वी कैन अप्लाई v relative is equal to d relative upon time। तो ऑब्जर्व कीजिए v relative is equal to d relative upon t। इससे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों v relative ऑब्जर्व कीजिए, हमने किसको बनाया ऑब्जर्वर, a को। तो जरा नोटिस कीजिए बच्चों, a को ऑब्जर्वर बनाया है तो जरा गौर करने वाली बात है, a को तो हमने रोक दिया, इसको हम लोग किस पर ले आए हैं, रेस्ट पे। तो इसकी जो अपवर्ड स्पीड थी वो किसको दे देंगे, b को डाउनवर्ड। तो बच्चों b के पास खुद की 20 तो थी ही, और ए की भी 20 अगर इसको मिल जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी 40। तो v रिलेटिव हो गया 40 इज इक्वल टू टाइम हम लोग निकाल रहे हैं कि कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। बिल्कुल। बच्चों ए को रोक दिया तो ए क्या देख रहा होगा कि मैं तो रुका हुआ हूं, सिर्फ बी मेरे पास चल के आ रहा है। तो आंसर दो, ए अगर रुक गया तो बी को ए तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 40 मीटर। बिल्कुल। सो हियर आई कैन राइट 40 मीटर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड। तो बच्चों 1 सेकंड बाद ये दोनों से कोलाइड कर जाएंगे। आपने नोटिस किया कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किस पॉइंट पे टकराएंगे। तो बच्चों जब ये टकराएंगे तो वे तो हम लोगों ने रिलेटिव से सॉल्व कर दिया, एक को रोक के दूसरे को चला के, बट अब हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पे टकराएंगी, तो इनका एक्चुअल मोशन कैसा रहा होगा। बच्चों इस एनिमेशन में आप ऑब्जर्व कीजिए, ये नीचे आ रही है और ये ऊपर आ रही है। एक रैंडम लोकेशन मान लेते हैं कि कहां पर ये दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं। नोटिस कीजिए, लेट अस कंसीडर ये वाला एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड किया है। तो बच्चों इस पॉइंट पर अगर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं तो किसी भी एक पार्टिकल की हेल्प से वो हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। मानकर चलो जो ए है वो कितना ऊपर चलकर गया, x। कितना ऊपर चलकर गया, x। कितने टाइम बाद टकराई, 1 सेकेंड। तो बच्चों इस ए पार्टिकल की हेल्प से वो पोजीशन निकाल दीजिए। अगर ए के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों सिर्फ ए के लिए लगाया है, अब मैं कोई रिलेटिव नहीं निकाल रहा क्योंकि मुझे सिर्फ ये लोकेशन निकालनी है। तो बच्चों इसको कितना चलाया अपन ने, x। इनिशियल स्पीड 20 अपवर्ड्स, दैट मींस पॉजिटिव। कितने टाइम बाद टकराया है, 1। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए -10 और कितने टाइम बाद टकराया है, 1। तो बच्चों 20 - 5 इज इक्वल टू x इक्वल टू 15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड से ये 15 मीटर हाइट पर जाके टकराए हैं। और अगर b से पूछा जाता तो ये 15 है तो ये बचा हुआ कितना होता, 40 - 15 विच इज इक्वल टू 25। बिल्कुल सर। तो अकॉर्डिंगली अपने को ऑप्शन चेक कर लेना है कि हाइट कहां से पूछी गई है, ग्राउंड से या फिर टॉप से। बिल्कुल सर। तो आपने नोटिस किया बच्चों टाइम निकालने के लिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व किया, और जब किसी की हाइट निकालनी थी हमें ग्राउंड से या टॉप से तो किसी एक की इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल।
तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल ही एबल टू ओवरटेक द बस? बच्चों किसको किसको ओवरटेक करना है? साइकिल को बस को ओवरटेक करना है। ध्यान दीजिएगा। अब पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम के अंदर यहां पर अपने पास ये बस और यहां पर अपने पास जो साइकिल वाला पर्सन है वो है, ये साइकिल वाला पर्सन। कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है? 96 मीटर बिहाइंड द बस। बच्चों बस की अपने को कोई लेंथ नहीं दे रखी तो अपन बस की लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपन चाहें तो इसको थोड़ा सा श्रिंक करके भी डायग्राम को बना सकते हैं कि भाई बस जो है वो अपने लिए एक छोटी सी यानी बस दे रखी, ये बस है और ये कितना डिस्टेंस हो गया? 96 मीटर। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। नेक्स्ट, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब बस का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। सर ने देखो कितनी अच्छी बात बोल दी है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 100% स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल। नेक्स्ट, साइक्लिस्ट जो 96 मीटर बिहाइंड है स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर स्टार्ट करता है बट विद कांस्टेंट स्पीड विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और जो हमेशा यही रहेगी तो अपन इसको u ऑफ साइकिल भी कह सकते हैं या v ऑफ साइकिल भी कह सकते हैं बिकॉज हमेशा एक जैसी रहेगी। अब पूछा गया आफ्टर व्हाट टाइम विल ही एबल टू ओवरटेक द बस। अब बच्चों एक बात को समझना, पूछा कितने टाइम के बाद ये बस को ओवरटेक कर पाएगा। क्या यहाँ पर a रिलेटिव 0 है क्या? पहले कंसिडरेशन नहीं है कि अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट बोली गई है तो 100% इसका एक्सेलरेशन 0 है, पर इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अब जब मैं रिलेटिव लूंगा तो जो आंसर आएगा वो अगेन नॉन जीरो आएगा बट कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव फॉर्म में यूज कर सकता हूं। तो बच्चों अब मैं मान लेता हूं कि चलो बस को रोक देते हैं सर। ठीक है सर। तो इस बार मैंने बस को एज अ ऑब्जर्वर कंसिडर कर लिया, मतलब उसको रोकना है, सर ने ऐसा बोल दिया। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रेस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल विद रेस्पेक्ट टू बस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल विद रेस्पेक्ट टू बस। ये अपने को तीनों चीजें फाइंड आउट करनी, तब जाके मुझे टी मिलेगा कि कितने टाइम में वो ओवरटेक करेगा। तो बच्चों मैंने तीन चीजें क्यों लिखी? बिकॉज यहाँ पर 3 दे रखा है, यू दे रखा है, ए के बारे में कुछ डिस्कशन है और डिस्टेंस के बारे में कुछ डिस्कशन है। इसका मतलब मेरे को 3 चीजों का डिस्कशन करना है। अब सर ने बोला बस को रोक दो। जैसे मैं बस को रोकूंगा, क्या इसकी जो इनिशियल स्पीड 0 थी तो इसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, पीछे ही 0 जाएगा, 20 आएगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये होगा UC माइनस UB दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। क्या बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ AC माइनस AB, या तो ऐसे लिख दो या फिर सर्किट शॉर्टकट लगा दो। AB कहाँ दे दो? पीछे के डायरेक्शन में, किसको? साइकिल को। तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, तो हो जाएगा ये एक तरीके से 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बच्चों ये मीटर पर सेकंड है। अब यहां पर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल विद रेस्पेक्ट टू बस। क्या बस रुकी हुई है ना? अब जब बस रुकी हुई है तो बस क्या देखेगी कि साइकिल उसकी तरफ आ रही है। क्या डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन हो रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब कैसा हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बस साइकिल इधर आ रही तभी तो ओवरटेक करेगी, तो साइकिल इस साइड डिस्प्लेस हो रही है, उसका आंसर होगा +96 मीटर। बच्चों यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। सपोज मैं इसका फटाफट से इसकी एक बात बोल देता हूं, अगर मैं साइकिल को ऑब्जर्वर मानता तो साइकिल ऑब्जर्व मानता, साइकिल के अकॉर्डिंग बस पीछे आती तभी तो वो ओवरटेक करती, तो -96 होता। बिल्कुल सही सर। तो अब मेरे को यहाँ पर टाइम निकालना है। बच्चों आपको क्या दिखता है कि कौन सी इक्वेशन यूज करें? सेकंड ST रिलेशन। बिल्कुल सर, ST रिलेशन है। तो अपन S रिलेटिव इक्वल्स टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर लगा देते हैं। तो बच्चों देखो, S रिलेटिव इक्वल्स टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर। बच्चों ये अपने पास इक्वेशन बन गई। बस इसके अंदर अपने को डेटा पुट करना है, ठीक है। तो S में क्या आ जाएगा? 96, U में क्या आ जाएगा? 20, और A में कितना आ जाएगा? -2, और बाकी अपने को T सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको नेक्स्ट पेज पे कर। अगर S रिलेटिव की वापस वही इक्वेशन लिखो, S रिलेटिव इक्वल्स टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर। बच्चों याद करो, S रिलेटिव का आंसर आएगा 96, U रिलेटिव आएगा 20, T माइनस हाफ, बच्चों मैंने A का जो माइनस है वो पहले लिख दिया, इनटू T का स्क्वायर। तो बच्चों ये डेटा अपने पास है। अगर आप ढंग से देखें तो कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं पहले, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया कि यहाँ पर -T स्क्वायर बचा, या 20T है, 96 है। इक्वेशन कैसे दिखाई दे दी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं सबको पहले एक साइड ले आता हूँ।
तो यह बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जब इसके मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से मैंने t कॉमन ले लिया, अंदर बच गया t माइनस 12, यहां से मैंने माइनस 8 कॉमन ले लिया, अंदर वापस बन गया t माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों वापस दोनों टर्म्स में से t माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो t माइनस 12 टर्म दोनों में से कॉमन ली तो अंदर बच गया t माइनस 8 इक्वल टू 0। जब बच्चों बारी बारी से इसको एक एक करके जीरो करेंगे इक्वल, अगर मैं इस टर्म को नीचे ले जाऊं तो ये जीरो बन जाएगा, तो t माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा। उससे t की एक वैल्यू आ जाएगी 12 सेकेंड और एक वैल्यू आ जाएगी 8 सेकेंड। इसका मतलब टाइम अपने पास दो आ रहे हैं, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। अब पर बच्चों अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो साइकिलिस्ट है वो बस को कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि दो आंसर आ रहे हैं, मतलब दो बार ओवरटेक कर रहा है? कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंसान जब एक बार ओवरटेक कर चुका है तो अब दोबारा कैसे ओवरटेक करेगा जब तक वो पीछे रह गया था? इसका मतलब यहां पर जब ये दो आंसर आए हैं तो वी हैव टू टेक जजमेंट विच आंसर इज करेक्ट। तो उसके जजमेंट के लिए वापस मैं पीछे वाले डायग्राम पे जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड, और बाद में भी एक कांस्टेंट रही। सोचो स्पीड कांस्टेंट है और सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी तो इसका बच्चा एक्सेलरेशन कैसा होता है? जीरो। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण जीरो हो गया। यहां पर इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो था पर इनिशियल स्पीड आपकी जीरो थी। तो सोचो बेटा यहां पर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों मैं इंडिविजुअल सोच रहा हूं, रिलेटिव नहीं सोच रहा। तो इस केस में जो बस है वो बस की स्पीड पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड के बाद 2 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 4 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद 6 हो जाएगी। पर इसकी तो कितनी थी? 20। इसका मतलब ये पहले से ही तेज चलते हुए आ रहा है। हाँ। और इसको इसके लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो सोचो इसकी स्पीड 20 कब हो जाएगी? 10 सेकंड में। क्या 10 सेकंड में तो ये बस साइकिल से स्लो ही रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और तब तक जो साइकिल इसको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाएगा। इसका मतलब जो आंसर 10 से छोटा है, मतलब जो 8 सेकंड अपना आया था वो 8 सेकंड अपना करेक्ट आंसर है जब पहली बार साइकिलिस्ट ने बस को ओवरटेक करा। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। अब मन में डाउट होता है सर 12 का क्या करें, तो सोचो ध्यान से, वापस उसी डायग्राम पे चलते हैं। इसकी स्पीड 10 सेकंड पर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी तो अभी भी 20 मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल। और साइकिलिस्ट ने 8वें सेकंड में इसको ओवर क्रॉस कर लिया या ओवरटेक कर लिया और आगे निकल गया। अब बच्चों धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो बस की स्पीड बढ़ती जाएगी, 20 के बाद 22 भी होगी, 24 भी होगी, 26 भी होगी। पर कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जो बस है वो अब इतनी तेज चलने लग गई, जो साइकिल से भी तेज है, कि बस वापस साइकिलिस्ट को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब पहली केस के अंदर तो साइकिलिस्ट बस को ओवरटेक कर रहा है, दूसरे केस के अंदर बस साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर रही है। तो अपने पास जो ये दो आंसर आए, ये तो वो है जब साइकिलिस्ट ने बस को ओवरटेक करा, और ये वो आंसर है जिसमें बस ने साइकिलिस्ट को ओवरटेक करा। तो बच्चों का क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया था कि बस साइकिलिस्ट को कब ओवरटेक करेगी, तो आंसर होता है 12 सेकंड। और जब साइकिलिस्ट ने बस को कब ओवरटेक करा तो आंसर होगा 8 सेकंड। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हम लोगों ने लिया है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन भी है। बिल्कुल। लिखा हुआ है 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों सबसे पहली चीज जो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो है दोनों की लेंथ कितनी है? 400। बिल्कुल। और दोनों की लेंथ 400 है और साथ साथ दिया गया है दोनों की स्पीड इनिशियली कांस्टेंट है और सेम डायरेक्शन में है। बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इनकी इनिशियल स्पीड्स कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर। आगे लिखा हुआ है विद ए अहेड ऑफ बी। मान लेते हैं कि ये कौन है? ए और ये कौन है? बी। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो ए है वो बी से आगे है। क्वेश्चन में बच्चों अब बोला जा रहा है कि यहां पर द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। अब बच्चों सोचिए, इसकी स्पीड 20, इसकी स्पीड 20, अगर दोनों सेम स्पीड से चलते रहे ओवरटेक नहीं होगा। बिल्कुल। इनके बीच का जो सेपरेशन अगर कोई था तो वो मेंटेन रहने वाला है। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी चाहता है कि ओवरटेक करें तो ऑब्वियस सी बात है बी को अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। और गाड़ी की स्पीड अपने आप नहीं बढ़ती, उसको अपनी गाड़ी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो फिर ये ए को ओवरटेक करने में कैपेबल है। बिल्कुल सर। आगे बोला गया है, देखिए वही, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
if after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, the guard of B just brushes past the driver of A after 50 seconds. बच्चों 50 सेकंड बाद ऐसा हुआ कि B का जो गार्ड होगा इसके लास्ट कंपार्ट में वो A के ड्राइवर को जो कि इंजन में बैठा होगा उसको क्रॉस कर गया, जस्ट ब्रशेस पास, मतलब बिल्कुल उसके सामने से निकल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए, मतलब इनके बीच में यहां से यहां तक की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी ये हमें पता करना है। बच्चों इस ओरिजिनल डिस्टेंस में इन दोनों ट्रेन्स की इंडिविजुअल लेंथ भी इंक्लूड हो गई है और हो सकता है कि इनके बीच का अगर कोई सेपरेशन रहा होगा तो वो भी इंक्लूड हो गया है। वो अपने को आंसर शो कर देगा कि इनके बीच में इनिशियली कोई सेपरेशन था या नहीं। तो बच्चों आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है और इस क्वेश्चन में अब हम लोग आगे पैरामीटर्स यूज करें तो देखिए इस एनिमेशंस में कि अब इस गाड़ी ने जैसे ही एक्सेलरेट किया तो एक्सेलरेट करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या हुआ कि इसके ड्राइवर को इसका जो गार्ड है वो जस्ट क्रॉस कर चुका है। तो वो कितने टाइम बाद हुआ ऐसा? 50 सेकंड बाद। तो बच्चों अब हमें जो पैरामीटर्स दिए हैं उन पैरामीटर्स को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यू रिलेटिव, यू रिलेटिव बच्चों दोनों की इनिशियल स्पीड्स कितनी थी? 20 और सेम डायरेक्शन में थी। तो आपको याद है सेम डायरेक्शन में वैल्यूज हो तो सबट्रैक्ट कर देते हैं और दोनों अगर सेम है तो वो रिलेटिव कितनी हो जाएगी? 0। बच्चों ए रिलेटिव हमें कितना दिया है? 1, क्योंकि ये वाली तो अपनी एक फिक्स स्पीड से चल रही है 20 से, पर इसने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया है तो रिलेटिवली अगर हम लोग देखें तो इसका एक्सेलरेशन 0 है और इसका एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वहां पर इनके बीच में कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सर। और बच्चों टाइम कितना लगा है वहां पे? 50 सेकेंड और हमको इनके बीच का एस यानी कि इनके बीच का सेपरेशन कैलकुलेट करना है, उसको हमने अननोन बना दिया है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यू ए सभी इक्वेशंस में आते हैं पर एस और टी इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने इसको अप्लाई किया, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये हमें निकालना है, यू रिलेटिव 0 था प्लस हाफ ए रिलेटिव कितना था? 1 और टाइम है कितना? 50 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए ये 2500/2 कितना हो जाएगा? 1250। बिल्कुल। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच का सेपरेशन जो था वो कितना था? 1250। अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में वापस से आ जाए तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इनके बीच का सेपरेशन कितना था? 1250, जिसके अंदर दोनों की ट्रेन्स इंक्लूडेड, उनकी लेंथ इंक्लूडेड है यानी कि 800 मीटर। तो 1250 में से अगर ट्रेन की लेंथ 800 मीटर घटा दी जाए तो 450 मीटर जो बचा वो इन दोनों ट्रेन्स के बीच का सेपरेशन भी रहा होगा। तो उस ड्राइवर ने यानी कि बी के ड्राइवर ने क्या क्या कवर किया? एक तो 450 खुद के सेपरेशन का प्लस वो ट्रेन की लेंथ भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। बिल्कुल सर। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। 3 persons A, B, C are standing at the vertices of an equilateral triangle of side A. तो बच्चों जैसा इन्होंने बोल रखा है वैसा अपन बना भी देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है बच्चों? A। तीनों साइड सेम है। यहां पर पर्सन A मान लेते हैं, यहां पर पर्सन B और यहां पर पर्सन C। नाउ इफ दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, तीनों एक साथ चलना चालू करते हैं विद सेम स्पीड u, इसका मतलब तीनों की स्पीड क्या होगा? u, सच दैट A ऑलवेज फेस टुवर्ड्स B, इसका मतलब A हमेशा B की तरफ चलेगा। तो बच्चों अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो A को B की तरफ इधर जाना है यहां पर। सिमिलरली B ऑलवेज फेस टुवर्ड्स C, B हमेशा C की तरफ जाएगा। तो इस इंस्टेंट पर B को C की तरफ जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा। और C ऑलवेज फेस टुवर्ड्स A, इसका मतलब C हमेशा A की तरफ जाएगा, तो C को मैंने वापस A की तरफ चला दिया इस इंस्टेंट पर। तो देन फाइंड वेयर एंड व्हेन विल दे मीट ईच अदर। अब बच्चों बोला वेयर एंड व्हेन दे विल मीट ईच अदर। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सर ये ट्रायंगुलर पाथ पे ही जाएंगे, सेम स्पीड तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? उसकी तरफ देखते हुए भाग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब A किसी इंस्टेंट पर यहां पर है, B यहां पर है और C यहां पर है, अब इन तीनों को अपने पाथ को चेंज करना पड़ेगा तभी तो वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। अब पाथ क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब जो A और B के मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो क्या A और B के बीच में ये वाला पाथ होगा, B और C के बीच में इस इंस्टेंट पर ये वाला पाथ होगा, और C एंड A के बीच में ये वाला पाथ होगा।
बच्चों मैंने ये पाथ क्यों बनाया? बिकॉज बोला गया है कि ए बी की तरफ भागेगा, बी सी की तरफ और सी की तरफ। अब बच्चों जब इनके हल्के से डायरेक्शन चेंज होगा तो ए को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ए है वो ए अब बी की तरफ भागेगा तो उसको इस वाले पाथ पे आना पड़ेगा। तो सोचो थोड़ा सा वो इनवर्ड आ गया। सिमिलरली बी को सी की तरफ भागना है तो बी को यहां पर इस पाथ पे आना पड़ेगा। इसका मतलब बी को भी थोड़ा सा इनवर्ड आना पड़ गया। और सी को ए की तरफ भागना है तो उसको भी इस पाथ पे आना होगा, तो सी भी थोड़ा सा इनवर्ड आ गया। क्या इनवर्ड आते थोड़े से नजदीक आ गए? नजदीक आ गए मतलब मिलने की टेंडेंसी बढ़ गई। अब बच्चों अब जैसे इनके हल्के से पाथ चेंज हुए तो वापस कुछ सेकंड्स के बाद इनका जो पाथ होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो इस इंस्टेंट पर अगर इनके बीच का मैं नया पाथ बनाऊं तो ए और बी के बीच का नया पाथ ये वाला होगा, बी और सी के बीच का नया पाथ ये वाला होगा और सी और ए के बीच का नया पाथ ये वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब बी जो है वो बी सी की तरफ जब भागेगा तो उसको इस पाथ पे जाना पड़ेगा। सी जब ए की तरफ भागेगा तो उसको इस पाथ पे जाना पड़ेगा। और जब ए बी की तरफ भागेगा तो उसको इस पाथ पे जाना पड़ेगा। क्या वो और इनवर्ड आ गए? अगर आप ढंग से देखें तो ये अगर ये तो मैंने सिर्फ टेंजेंट्स बनाए, अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये कुछ कर्विंग फॉर्म में बन रहे होंगे, ये भी कुछ कर्व फॉर्म में बन रहा होगा, ये भी कुछ कर्व फॉर्म में बन रहा होगा। तो अगर मैं इनको प्रॉपर्ली ड्रॉ करूं कि ये कहां पर आके मिलेंगे तो ऐसे मल्टीपल अंदर पाथ बनते जाएंगे और सारे पाथ एक्चुअल में एक ट्राइंगल बनते जा रहे हैं। और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो क्या यहां से होता हुआ ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर आके मिल जाएंगे, सेंट्रोइड पे मिलेंगे। बिल्कुल सर, इसके बिल्कुल सेंटर पे मिलेंगे। इसका मतलब जो तीनों हैं ए बी एंड सी वो इस ट्राइंगल के जो एक्चुअल ट्राइंगल था उसके सेंट्रोइड पे आके मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया जो इस पूरे ट्राइंगल का सेंटर है। अब मुझे बताना है कि इन तीनों को अपनी अपनी वर्टेक्स से कितना डिस्प्लेस होना पड़ा और वो डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड आउट करना है कि उनके वर्टेक्स से और फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बच्चों किसी भी एक पार्टिकल को सॉल्व कर ले तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो टाइम होगा वो तीनों का सेम होगा बिकॉज तीनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए और सेम टाइम पे आके मिले, तो जो उनके बीच का टाइम इंटरवल था वो तीनों के लिए कैसा होगा, सेम। अब बच्चों मैं उसी की बात कर रहा हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना होगा। अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये अपन ने क्या मान लिया, सेंट्रोइड। अगर सेंट्रोइड है तो इसके लिए किसी भी वर्टेक्स से ये डिस्टेंस मुझे x ढूंढना है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते मुझे मालूम है सेंट्रोइड से जब परपेंडिकुलर ट्राइंगल की साइड पे आता है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। मतलब ये हो जाएगा a/2 और ये वाला भी हो जाएगा a/2। और बच्चों ये जो मीडियन है ये मीडियन एंगल को आधे आधे में डिवाइड करेगी तो एंगल कितना हो गया, 30 बिकॉज टोटल एंगल तो था 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो बच्चों अब ये तुम्हें जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैं लिख सकता हूं cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों cos 30 कितना, √3/2। उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी a/√3। बच्चों ये x कौन सा डिस्टेंस है या कौन सा अपन शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हैं, यहां से सेंट्रोइड। बिल्कुल सर, तो ये b से सेंट्रोइड तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है a/√3। तो यहां पर पूछा वेयर, तो मैं बोलूंगा किसी भी एक वर्टेक्स से सेंट्रोइड की तरफ a/√3 डिस्प्लेसमेंट पर तीनों की तीनों मिल जाएंगे। तो अपना एक आंसर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ है ये भी कितना है बच्चों, a/√3। तो बच्चों ये तो आ गया अपने पास। अब पूछा है व्हेन मतलब टाइम पूछा गया है। तो टाइम पूछा है तो अपन एक काम करते हैं, क्या b का भी यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला ही होगा। अगर ये वाला है तो मैं क्यों ना b की इनिशियल जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था उसका कंपोनेंट इसकी तरफ ले लूं और मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कर दूं जो कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि अगर b की वेलोसिटी, वापस मैं डायग्राम को आपको यहां पर शो कर देता हूं, क्या b की वेलोसिटी इधर थी u, ये अपना सेंट्रोइड और इस सेंट्रोइड का डिस्टेंस अपन ने x था जो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो बच्चों यहां पर जो इसका कंपोनेंट होगा इसके अलोंग, x के अलोंग, वो कितना आएगा, दैट कंपोनेंट इज u cos 30 डिग्री। तो बच्चों टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अलोंग दैट डायरेक्शन x अपॉन u cos 30। तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू a/√3
अपॉन u cos 30 इंटू रूट 3 बाई 2। तो सर यहाँ से आंसर आ गया अपना 2a बाय 3u एंड दिस इज अ टाइम ऑफ मीटिंग कि जब तीनों पार्टिकल्स यहाँ पर आकर मीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसी जैसे क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे किसके, स्क्वायर के या रेगुलर हेक्सागन के। तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है कि वो बिल्कुल सेंटर पे आके वहां मिलेंगे, तो वहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए उनकी इनिशियल लोकेशन से और उसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वाली वेलोसिटी लेकर आप वो सभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों, ये एग्जाम में, नीट एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस जैसा क्वेश्चन हमको पूछा गया था, अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 90 सेकेंड। बच्चों, हम लोग जानते हैं एस्केलेटर्स जिसमें सीढ़ियां, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बोल सकते हैं, वो चलती रहती है एस्केलेटर्स। उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले जब वो एस्केलेटर्स रुके हुए थे, यानी कि सीढ़ियां रुकी हुई थी और मैन उस पर चढ़कर जा रहा था, तो उसको 90 सेकेंड लग रहे थे। अगले केस में बोला गया ही इज कैरीड इन 60 सेकेंड व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर व्हिच इज नाउ मूविंग। और दूसरे केस में बोला गया कि अब वो पर्सन उन एस्केलेटर्स पे खड़ा हुआ है और एस्केलेटर्स चलकर उसको ले जा रही है, तो ऐसा होने में उसको 60 सेकेंड लगते हैं। बिल्कुल। लास्ट में बोला गया देन फाइंड द टाइम ही वुड टेक टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एस्केलेटर्स तो चल ही रही है, अब पर्सन भी उस पर अगर चढ़कर जाने लग जाए तो अब उसको कितना टाइम लगेगा उन पर्टिकुलर लेंथ को या डिस्टेंस को कवर करने में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें रिलेटिव की हमको कहीं जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सोच के देखिए कैसे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करें। बच्चों, मानकर चलिए कि ये एस्केलेटर्स हैं और जो सेपरेशन यानी कि उसको ऊपर तक चढ़ने में मैन को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी है, x। एस्केलेटर्स पहले रुके हुए हैं और सिर्फ पर्सन यहां पे चढ़कर जा रहा है, तो बच्चों पर्सन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिसको मैंने बोल दिया vm। क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 सेकंड उसको लगते हैं, तो बच्चों अगर हम लोग यहां से vm कैलकुलेट करें तो vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस x अपॉन 90। ये आ जाएगी मैन की स्पीड फर्स्ट केस। बिल्कुल सर। दूसरे केस में बच्चों हमको बोला गया है कि अब ये मैन रुका हुआ है, पर बच्चों एस्केलेटर्स अगर चल रही है और मैन रुका हुआ है, तब भी सेपरेशन तो उसको उतना ही कवर करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया कि इस बार एस्केलेटर्स चल रही है जिसको VE नाम दे दिया और टाइम कितना लग रहा है अब नीचे से ऊपर उसको ले जाने में 60 सेकंड। तो टाइम हमें 60 सेकंड दिया है, तो यहां से VE हमें मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन 60, ये हो जाएगा एस्केलेटर्स की स्पीड। ये हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बिल्कुल। और बच्चों थर्ड केस में हमको बोला गया है कि अब एस्केलेटर्स तो चल ही रही है पर अब मैन भी उन पर चढ़कर जा रहा है, तो बच्चों क्या लगता है आपको, अब ये जो x सेपरेशन है वो उतने ही टाइम में कवर होगा या और जल्दी कवर हो जाएगा? और जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एस्केलेटर ऊपर जा रही है और मैन भी चढ़कर उस पर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेपरेशन है वो जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि अब नेट स्पीड जो हो गई है वो कितनी हो गई है, vm प्लस VE उस डायरेक्शन में मूव करने की। तो यहां से अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस है x और नेट स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी vm प्लस VE। बिल्कुल सर। बच्चों इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो vm की वैल्यू हमें पता है पीछे कितनी थी, x बाय 90 और VE है x बाय 60। बिल्कुल सर। बच्चों 90 और 60 का एलसीएम लें तो वो कितना आ जाएगा 540, और इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो t इज इक्वल टू x अपॉन, बच्चों एलसीएम आ जाएगा 540। बच्चों नोटिस कीजिए 90 से ये 540 कितने टाइम कैंसिल होगा, 6 टाइम्स, तो 6 इंटू x 6x, और इसी तरह से 60 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 540x अपॉन 15x। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 36 सेकेंड, मतलब 36 सेकेंड में ये उस सेपरेशन को कवर कर लेगा। बिल्कुल सर। अब बच्चों कई बार सर यहाँ पर बच्चों का एक डाउट भी होता है, वो भी हम लोग चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर वो डाउट होता है कि सर अगर इसको हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करते हैं तो ये तो सेम डायरेक्शंस है, तो रिलेटिव में तो फिर ये ऐड थोड़ी ना होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल ये आपका एक बहुत जेन्युइन डाउट हो सकता है जिसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों ये मैन जो एस्केलेटर पे चढ़ रहा है, मैन जो एस्केलेटर पे चढ़ रहा है, ये स्पीड अगर उसकी है तो वो एस्केलेटर्स के रिस्पेक्ट में है, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर्स इज इक्वल टू vm माइनस VE। बिल्कुल सर। और बच्चों हम लोगों ने यहां पर जो vm कैलकुलेट करना है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो बच्चों मैंने इसको अगर नाम दे दिया, मान लीजिए मैन की कोई स्पीड है जो भी हमको दी गई है, दैट इज x बाय 90 या वॉट एवर जो भी हम लोगों ने स्पीड ले रखी है, मान लो इसको मैं ले लेता हूं x, और ये
हो गया मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इसकी मैं ले लेता हूं y, तो Vm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आई है मैन की वो कितनी आई है x प्लस वाई। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट स्पीड है, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऊपर कितनी स्पीड से रिजल्टेंट चढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा Vm प्लस Ve। तो रिलेटिव से भी सॉल्व करोगे तो एट लास्ट बच्चों वो वही आंसर आएगा जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A ship A is moving eastward with speed 10 km per hour and a ship B which is 10 km south of A is moving northwards with speed 10 km per hour. Find the shortest distance between them. अब बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात अपन सीखते हैं। सपोज कोई दो व्हीकल्स होते या दो पार्टिकल्स होते और दोनों पार्टिकल अलोंग द सेम लाइन मूव कर रहे होते, तो मैं कब कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है? बच्चों डिस्टेंस तब शॉर्टेस्ट होगा, मान लेते हैं इसकी इनिशियल स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर कोई एक्सलेरेशन होगा, इसके भी कोई 3 मीटर पर सेकेंड है और इसके पास भी कोई एक्सलेरेशन होगा, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब इन दोनों की जो भी स्पीड होगी v1 एंड v2 बोथ आर इक्वल। इसका मतलब जब दोनों की स्पीड इक्वल होगी उस कंडीशन में दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसको अपन फील भी कर सकते हैं। समझिएगा कि अगर यहां पर पार्टिकल 15 मीटर पर सेकंड पर है और यहां पर पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड पर है, तो क्या अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तेज चल रहा है। एग्जैक्टली तेज चल रहा है। अगर मैं इसको 25 कर देता और इसको मैं 20 कर देता, तो सोचो अभी इस केस के अंदर ये 100% इसको क्रॉस करते हुए और आगे निकल जाता, बाद में और बढ़ जाता, तो उस केस में तो ओवरटेक का केस हो जाता। पर अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐसा करना है कि उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो जाए, और मिनिमम अगर बेटा ओवरटेक करते तो ओवरटेक में तो 0 हो जाएगा, पर अगर ओवरटेक नहीं कर पा रहे तो मिनिमम कब होगा? तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन मिनिमम तब होगा जब ये भी 20 पे हो किसी इंस्टेंट पर और ये भी 20 पे हो किसी इंस्टेंट पर, तो उस केस में 100% दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो अलोंग द सेम लाइन अगर उनकी वेलोसिटी सेम हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कैसा होता है? मिनिमम। या फिर आप कह सकते हैं एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन अगर 0 हो जाए तो उनके बीच का सेपरेशन कैसा होगा? मिनिमम। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा डायग्राम में बोला हुआ है वैसे यहां बना देते हैं। बच्चों यहां पर एक वर्ड बोला गया है, शिप ए इज मूविंग ईस्टवर्ड। तो मैंने बोला शिप ए इनिशियली यहां पर था और जो कहां पर जा रहा है? ईस्टवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जो शिप बी है, जो नेक्स्ट शिप है बी, वो 10 किलोमीटर साउथ में है इनिशियली, मतलब वो यहां पर मान लेते हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो गया? 10 किलोमीटर। अब बच्चों शिप बी तो कहां जा रहा है? नॉर्थवर्ड, मतलब ऊपर जा रहा है। बोला दोनों के बीच का सेपरेशन कब मिनिमम होगा? तो बच्चों मैं कह रहा हूं किसी इंस्टेंट पर जो शिप ए है वो यहां पहुंच गया होगा। मैंने बोला उसमें टाइम लगा टी टाइम, तो टी टाइम लगा, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 10 थी। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा 10 टी हुआ होगा। बच्चों मैंने किलोमीटर पर आवर में ही कंसीडर करा और टाइम को आर में कंसीडर कर लिया। सिमिलरली टी टाइम में ये कुछ ना कुछ ऊपर पहुंच गया होगा, इसकी स्पीड भी कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर, और मैं कह रहा हूं उस इंस्टेंट पर ये यहां पहुंच गया, तो इसने भी कितना कवर कर लिया? इसने यहां से यहां तक कवर कर लिया 10 टी। अब बच्चों मैंने कहा दोनों के बीच का सेपरेशन तब मिनिमम होगा जब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों का जो मोशन है कोलिनियर नहीं है, तो मुझे किसी भी इंस्टेंट पर इनकी एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी इनके बीच में ज्वाइन करते हुए। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी इनको ज्वाइन करते हुए। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं कर रहा हूं, यहां पर इसकी वेलोसिटी अभी भी 10 है बिकॉज वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और डायरेक्शन भी सेम है इस पर्टिकुलर पार्टिकल का, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है। सिमिलरली इस इंस्टेंट पर भी इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये तो एंगल 90 होगा। अगर इस 10 का कंपोनेंट इस रेड लाइन के अलॉन्ग ले लूं तो ये 10 का कंपोनेंट कितना आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपको हल्का सा क्लियर करके दिखा देता हूं कि यहां पर ये 10 का कंपोनेंट होगा कितना होगा। तो मैंने आपस ये लाइन बनाई और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट होगा 10
cos 90 minus theta theta that is equal to 10 sin theta. क्या सब डायरेक्टली लिख दें 10 sin theta? 10 sin theta. तो 10 sin theta. सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट ये भी थीटा होगा. तो ये 10 इसका कंपेयर कितना जाएगा वापस 10 cos थीटा. एंड आई सेड कि ये तभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो सकता है जब दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी हो वो या तो जीरो हो जाए या दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए. तो मैं कह रहा हूं कि इक्वल हो जाए तो 10 sin थीटा इज इक्वल टू 10 cos थीटा. ऐसा हो जाए तब जाके सेपरेशन कैसा हो जाएगा मिनिमम. तो यहां पर लिख सकता हूं 10 थीटा इज इक्वल टू 1. बच्चों सॉल्व करने पे 10 थीटा आएगा तो थीटा कितना आ गया 45. बच्चों यहां से थीटा 45 आ गया, मतलब ये वाला एंगल 45 है. तो बाय डिफॉल्ट ये भी कितना होगा 45. तो बच्चों ये किसी टी टाइम की बात कर रहे थे. अब मैं चेक करता हूं मिनिमम सेपरेशन कितना होगा. तो ध्यान दीजिएगा क्या यहां से मैं इतनी सी बात कह सकता हूं इसने कितना चला 10t, इसने भी कितना चला 10t, पर अभी इसका रिमेनिंग कितना बाकी है यहां से लेके यहां तक 10 किलोमीटर माइनस 10t. बिल्कुल सही सर. तो 10 माइनस 10t. अब बच्चों क्या तुम्हें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल. इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर वापस रीड्रॉ कर देता हूं तो ये बन जाएगा यहां पर ये 10t, ये बन जाएगा 10 माइनस 10t, ये एंगल 45 और ये 90 माइनस 45 भी कितना हो जाएगा 45. एंड दिस x इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम. बिल्कुल. अब बच्चों x निकालने के लिए मुझे इन दोनों के एग्जैक्ट डेटा मालूम होने चाहिए, t नहीं आना चाहिए उसके अंदर. तो मैं क्या लिख सकता हूं सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेता हूं. अगर मैं 10 45 ले लेता हूं इस एंगल के रेस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर वन बेस हो जाएगा. तो आई कैन से 10 45 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10t अपॉन 10t. बच्चों 10 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1. इसको उधर ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई 10t रहेगा. तो 10t इक्वल्स टू 10 माइनस 10t. तो यहां से 20t इक्वल्स टू 10 आया और t की वैल्यू हाफ आ गई, हाफ r. बिल्कुल आधे घंटे बाद. बिल्कुल. इसका मतलब आधे घंटे के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा. पर बच्चों क्वेश्चन में अपने से टाइम नहीं पूछा. अगर टाइम पूछा होता तो अपन बोल देते आधे घंटे बाद उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा. अब बताओ ये जब मैं टाइम यहाँ पुट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा. तो ध्यान दीजिएगा जैसे मैं हाफ पुट करूंगा क्या बन जाएगा 5 किलोमीटर. और सिमिलरली जब मैं टाइम यहाँ पुट करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा 5 किलोमीटर. और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. तो x में निकाल सकता हूं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रूट 2 किलोमीटर. इसका मतलब दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो तो हो गया 5 रूट 2 किलोमीटर और जो टाइम लगा उस सेपरेशन में आने के लिए वो है हाफ आवर. अब बच्चों इस क्वेश्चन को तो अपन ने सॉल्व करा जिसके अंदर पहले अपने को टाइम निकालना पड़ा फिर अपना यहाँ पर डिस्टेंस आया. पर यहाँ से अपन ने एक बात सीख ली कि जब भी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए किसी एक पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग तो उस केस में उनके बीच का उस लाइन के लॉन्ग सेपरेशन कैसा होगा मिनिमम होगा. अब बच्चों ऐसा एक और मेथड इसके अंदर अपन बिना टाइम निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं. तो वही मेथड आपको सर बता रहे हैं. बिल्कुल. तो स्टूडेंट्स सारे डाटा हम लोगों को जो दिए हैं एक बार नोटिस कर लें दोबारा से. ए की डायरेक्शन है ईस्ट और स्पीड है 10. बी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ और अगेन स्पीड है 10. पर ए और बी का जो बीच का सेपरेशन है वो कितना है 10 किलोमीटर साउथ ऑफ ए. और हमें उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो बच्चों अब हम लोग वापस से अपने उसी रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली मूविंग है. एक को रोक दो. बिल्कुल एक को रोक दो और एक को रोकने के बाद उसकी वेलोसिटी या उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो. तो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड जिसमें हमें टाइम नहीं निकालना पड़ेगा जैसा सर ने बोला. बिल्कुल. नोटिस कीजिए बच्चों हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. बच्चों यहां पर हम लोग सबसे पहले डायग्राम खींच लेते हैं. इसको हम लोगों ने बोल दिया ईस्ट डायरेक्शन एज आई कैप. इसको हमने बोल दिया नॉर्थ और इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे साउथ और ये हमारे लिए है कौन वेस्ट. अब बच्चों क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको मेंशन कर लेते हैं. क्वेश्चन में हमको बोला गया है मान लेते हैं कि ये शिप ए है और शिप ए मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ और इसकी वेलोसिटी है कितनी 10 आई कैप किलोमीटर पर आवर. ये हमें ए की मिली. और क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो यहां पर बी है मानकर चलिए बच्चों ये अगर ए शिप यहां पे खड़ा है तो ए शिप अगर यहां पर खड़ा हुआ है तो ए के लिए ये हो जाएगा नॉर्थ और ए का साउथ कहां आएगा नीचे. बिल्कुल सर. तो जो बी है वो ए के साउथ में है कितना 10 किलोमीटर नीचे. तो बच्चों ये लेंथ जो हमको दी गई है वो कितनी दी गई है 10 किलोमीटर. ठीक है. और ऑब्जर्व कीजिए 10 किलोमीटर नीचे जो बी है वो भी कहां जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम स्पीड. तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 10 जे कैप. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब बच्चों दोनों साइमल्टेनियसली मूविंग है
और जब दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो दोनों को क्यों चलाएं? हम किसी एक को चलाते हैं और दूसरे को ऑब्जर्वर बना देते हैं, तो उससे क्वेश्चन अपना और जल्दी सॉल्व हो सकता है। ये भी एक मेथड है जो हम लोग सीख रहे हैं। तो बच्चों चॉइस अपनी है, अपन किसी को भी रोक सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो किसी से भी निकालो आंसर सेम आएगा। तो जो अपनी मर्जी अपन उसको रोक दे। मैं यहाँ पे बी को रोक देता हूं, आप इसको एक और बार प्रैक्टिस करना, आप ए को रोक के सॉल्व कर लेना। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर मैं बी को रोक दूं, तो बच्चों मैंने बी को रोक दिया, इसको मैंने बी को रोक दिया, मतलब क्या बना दिया? ऑब्जर्वर। तो बच्चों बी को अगर रोक दिया और इसको ऑब्जर्वर बना दिया तो बी की वेलोसिटी का क्या होगा? ए को अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो बच्चों बी की जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो ए को कहां मिल जाएगी? डाउनवर्ड्स। तो बच्चों ए को अगर वो डाउनवर्ड मिल गई तो ए को मैंने डाउनवर्ड वेलोसिटी दे दी कितनी? -10 जे कैप। ये अब बच्चों नोटिस कीजिए 10 आई कैप आगे, -10 जे कैप नीचे किसके पास है? शिप ए के पास, जिसको मैं यहां शो कर रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं शिप ए का रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट करना चाहूं तो बच्चों रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां आएगी? दो वेक्टर्स टेल से टेल जुड़े हैं तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग डायगोनली ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। किसने देखी? बी ने देखी। बच्चों मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आई है? 10 आई कैप -10 जे कैप। इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आई है? 10 आई कैप -10 जे कैप। इसका बच्चों मैग्नीट्यूड अपन ले लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर और जे कैप स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर। बच्चों हम लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया, कई बार इस तरह की कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। बच्चों इस डायग्राम का क्या मतलब है? बी तो रुक चुका है और बी को शिप ए इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बी रुक चुका है और बी को शिप ए इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया शिप ए का पाथ विद रिस्पेक्ट टू बी। बिल्कुल सर। और बच्चों अगर हम लोग ये एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो वो डायरेक्टली हम बता सकते हैं ये 10 है, ये 10 है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10 1 कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये हमने डायरेक्टली लिख दिया। बिल्कुल सर। अब बच्चों सोच के देखें, शिप बी को ए इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये उसको उसका पाथ दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? जो बी है, जो ऑब्जर्वर है, वहां से ए के पाथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। बिल्कुल सर। जो शिप बी है यानी कि जो ऑब्जर्वर है, वहां से जो पाथ उसको दिखाई दे रहा है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और ये जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पर आप वैल्यूज स्ट्रेट लाइन डालकर देखिए, जो सबसे शॉर्टेस्ट आएगी वो कौन सी आएगी? ये परपेंडिकुलर। और इसको मुझे कैलकुलेट करना है, वही मेरा आंसर भी होगा। तो बच्चों ये 45 है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 10 किलोमीटर्स। बिल्कुल। तो बच्चों ये 10 किलोमीटर हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इफ वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ sin 45 दैट इज 1/√2 इज इक्वल टू x/10, तो x की वैल्यू बच्चों अपने पास कितनी आ गई? 10/√2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5√2 किलोमीटर। सेम एज बिफोर, जैसा कि सर ने आपको बताया था बच्चों, आप ऑब्जर्व कीजिए, सर ने भी आपको आंसर देना है 5√2 किलोमीटर एंड सेम आंसर हमने यहां से निकाला है। तो दोनों मेथड अच्छे हैं और दोनों में आपने नई चीज सीखी। प्रीवियस केस में आपको सर ने सिखाया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और यहां पर हमने एक्चुअली में जो रिलेटिव मेथड था, एक को रोक के दूसरे को चलाओ, उससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिल्कुल सर।